Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to all of you in Introduction to Accounting Revision Sessions. बेटा, हमारे जो टीचिंग मेथोडोलॉजी होगी वो कुछ इस तरह से होगी कि अकाउंटिंग में आप सब लोगों को पता है कि सबसे ज़्यादा जो टफ टाइम हमें देता है ना, वो हमारा फाइनल अकाउंट देता है। और फाइनल अकाउंट एक ऐसी चीज़ है कि अगर हम इसके ऊपर अच्छे से फोकस कर लें ना, तो फाइनल अकाउंट ही करते करते हमारे एक्रूअल्स एंड प्री पेमेंट्स, बैड डेट, डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्री और बाकी अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स 100% ठीक हो रहे होते हैं। अब इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि हमने उन चैप्टर्स को नहीं पढ़ना, हमने उन चैप्टर्स पर भी फोकस करना है। लेकिन उन चैप्टर्स की वजह से हमारे जो फाइनल अकाउंट के क्वेश्चंस हैं, हमने उनके ऊपर ज्यादा फोकस करना है ताकि हमारे 20 मार्क्स सिक्योर हो सकें। जब आप में एक कॉन्फिडेंस होगा कि आप फाइनल अकाउंट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, तब आप लोगों के लिए एमसीक्यू सॉल्व करना प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके लिए बेटा ये असाइनमेंट आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगी। इसमें कुछ हमारे पास फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन मौजूद हैं, उनके सॉल्यूशंस भी साथ में हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। और फाइनल अकाउंट के क्वेश्चंस के बाद हर चैप्टर से रेलिवेंट कुछ अच्छे अच्छे एमसीक्यूज भी मौजूद हैं, जिनको सॉल्व करके हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन आप लोगों ने मेरा साथ देना है। देखिए भाई, पेपर आप लोगों ने देना है, ये बात हमेशा याद रखिए। टीचर्स एक एफर्ट्स पुट कर सकते हैं, हम अपनी तरफ से कोशिशें जरूर कर सकते हैं, लेकिन बेटा एग्जाम प्रेशर को आप लोगों ने फेस करना है। वहां पर हम आप लोगों के साथ नहीं होंगे। उसी एग्जाम प्रेशर को हैंडल करने के लिए ही ये रिवीजन सेशन रखा गया है, ताकि आपके अंदर से डर खौफ नाम की चीज खत्म हो जाए और आप लोग एक कॉन्फिडेंट पर्सन की तरह अपने एग्जामिनेशन सेंटर में बैठे हों और वहीं पर आपको मालूम हो कि आपका पेपर पास हो चुका है। और इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। अल्लाह ताला की जात पे जरूर भरोसा रखें, लेकिन उसके लिए मेहनत करना शर्त है। क्या आपने मेहनत करनी है, खुलूस दिल के साथ करनी है। अगर आप लोग ऑनेस्टली एफर्ट्स पुट कर रहे होंगे ना, तो आप लोगों को रिजल्ट्स भी इंशाल्लाह अच्छा मिलने हैं। हमारे फर्स्ट रिवीजन सेशन में फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग सबसे पहले फाइनल अकाउंट ही करने जा रहे हैं। अब यहाँ रिवीजन सेशन में एज अ टीचर हम लोग ये अज्यूम कर रहे होते हैं कि अकाउंटिंग की रिवीजन ही है। मीन्स दैट अगर आप लोग ये सोच कर आए हैं ना कि हम लोग सारी अकाउंटिंग दोबारा से पढ़ेंगे और फिर, ऐसे नहीं होता। मतलब हम लोग ठीक है कॉन्सेप्ट बताएंगे, क्वेश्चन भी सॉल्व करवाएंगे, सारे चैप्टर दोबारा से रिवाइज भी होंगे, लेकिन रिवीजन है मीन्स दैट आपको पहले से बहुत सी बातों का पता होना जरूरी है। हम ये अज्यूम कर रहे होते हैं कि आप लोग अपने सिलेबस को एंड कर चुके हैं। अब देखें, मैंने कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं और बिल्कुल डिफरेंट से टाइप के क्वेश्चन हैं। मतलब जिस तरह से मेरी मेथोडोलॉजी बाकी तमाम लोगों से डिफरेंट होती है ना, पढ़ाने का स्टाइल जिस तरह से डिफरेंट है, मैं चीज भी बिल्कुल वैसी सिलेक्ट करता हूँ। अब इन क्वेश्चन को सॉल्व करके ना क्या आपने परेशान होना है, क्योंकि देखें यहाँ पर है हमारी प्रेपरेशन। हम लोग अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो आप लोगों ने इसकी वजह से परेशान नहीं होना। हम लोग हैवी से हैवी क्वेश्चंस करेंगे, ताकि आई कैब में अगर कोई लाइट सा क्वेश्चन आ जाए, इससे लाइट सा क्वेश्चन हम इजीली हैंडल कर लेंगे, हमें वहां पे परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर मैं इजी क्वेश्चन की सिलेक्शन भी कर सकता था। अगर यहाँ पर मैं इजी क्वेश्चन की सिलेक्शन करता, हो सकता है आपको आ भी जाते। लेकिन आई कैब में अगर कोई एक एडजस्टमेंट भी थोड़ी सी ज्यादा मुश्किल आ जाती, तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती थी। ऑलराइट। अब हम लोग अपना वक्त जाय किए बगैर, सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है फाइनल अकाउंट का, और ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। मतलब कि आपने इस जैसा क्वेश्चन पहले कभी नहीं देखा होगा। इवन कि आप में से अगर कोई रिपीटर्स भी मौजूद होंगे, तो उन्होंने भी कभी इस जैसा क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया होगा। लेकिन एक डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करके आपके लिए आपके आई कैप के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही इजी टास्क हो जाना है, और ये इंशाल्लाह बहुत इजी टास्क होगा। उसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ना है, और आई कैप में भी बिल्कुल ऐसे ही आपने लेके चलना है कि अपने क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ो। उनके क्वेश्चन में क्या कुछ लिखा हुआ है, कौन सा डाटा गिवन है, कौन सा डाटा मैंने कैलकुलेट करना है, और हमारे क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। अब जैसे एक क्वेश्चन की लाजमी बात है, रिक्वायरमेंट्स हमारे पास जो होनी है, प्रिपेयर और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट और लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 2014।
भाई ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ये पता होना चाहिए कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन से टाइम की बनानी है। बाद में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि डिसीजन मेकिंग में बहुत आसानी हो जाती है। इसी तरह से आपने एक बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है एज एट 31 दिसंबर 2014। ये फॉर्मेट दोनों आपके एग्जाम में आपको गिवन होंगे, तो आपने सबसे पहले उनके फॉर्मेट्स को देख लेना है कि हमारे पास इनके फॉर्मेट्स क्या कुछ हैं। अच्छा, अब हम लोग चलेंगे इनकी कैलकुलेशंस की तरफ। तो यहां पर देखें, आप लोगों को मिला एक बिल्कुल डिफरेंट सा डाटा। उसमें देखें, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल कॉन्ट्रैक्टर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2000। जबकि हम कौन सी डेट पे मौजूद हैं, तो मींस दैट ये सारे के सारे ओपनिंग बैलेंसेस मिल गए हैं। ऑल राइट, ये सारे के सारे मेरे पास ओपनिंग बैलेंसेस हैं कि मेरे नॉन करंट एसेट्स में फ्री होल्ड लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ऑफिस इक्विपमेंट, ये इन तमाम की हमारे पास ओपनिंग बैलेंसेस हैं। और अगर यहाँ पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं गिवन, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके नॉन करंट एसेट्स अपनी कैरिंग अमाउंट पर होते हैं, डब्ल्यूटीवी पर होते हैं। तो ये इनकी कॉस्ट नहीं है, ये कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये इन तमाम एसेट की डब्ल्यूटीवी है। ओपनिंग डब्ल्यूटीवी की बात है, कॉस्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होती तो भी कॉस्ट को डिटरमिन किया जा सकता था, कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी दे सकता था, तो हम डब्ल्यूटीवी फाइंड कर लेते, लेकिन उसने सिर्फ डब्ल्यूटीवी दी। इस बात का आपने हमेशा ख्याल रखना है कि कॉस्ट पर है हमारे एसेट्स या अपनी डब्ल्यूटीवी की वैल्यू पर है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं मिल रहा, तो आपके नॉन करंट एसेट बैलेंस शीट में हमेशा अपनी डब्ल्यूटीवी पर होते हैं। ऑल राइट, फिर देखिए हमारे पास करंट एसेट्स आ गए, स्टॉक, डेटर्स, बैंक। अब यही केस हमारे डेटर्स के साथ है कि आप लोगों के पास आपकी बैलेंस शीट के अंदर जो आपके रिसीवेबल्स होते हैं वो अपनी नेट अमाउंट पर होते हैं, नेट ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ऑल राइट, तो आपके पास यहां पर प्रोविजन का बैलेंसेस यहां पे नहीं बताया गया। इन केस अगर आपके रिसीवेबल्स पर प्रोविजन है, तो क्लोजिंग प्रोविजन इसमें से लेस हुई पड़ी है। ऑल राइट, तो आपको उसकी तरह एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी अगर हुई तो। ओके, नेक्स्ट चलें। अच्छा, एडजस्टमेंट किस हवाले से? देखिए भाई, आपको आपके प्रोविजन के अकाउंट में प्रोविजन का ओपनिंग और अपने रिसीवेबल्स के अकाउंट में ग्रॉस बैलेंस हमेशा ओपनिंग बैलेंस रखना होता है। कभी भी रिसीवेबल अकाउंट के अंदर आप लोग अपने रिसीवेबल्स को नेट अमाउंट के ऊपर नहीं रख सकते। नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड 2014 के लिए जो मैंने अपने डेटर्स का अकाउंट बनाना होगा, वो हमेशा अपनी ग्रॉस वैल्यू के ऊपर बनेगा। जबकि नॉन करंट एसेट्स का अकाउंट कॉस्ट पर भी बन सकता है और डब्ल्यूडीवी के ऊपर भी बन सकता है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रिसीवेबल अकाउंट आपका हमेशा ग्रॉस अमाउंट, कि इन केस अगर इसमें से कोई प्रोविजन लेस हो चुकी है, जैसे कि मैं यहां पे कहूं कि इसमें से मैंने 3000 क्लोजिंग प्रोविजन लेस कर दी, तो जब मैं करंट ईयर के लिए इस अकाउंट को ओपनिंग देने लगूंगा, तो मैं 177,000 नहीं लिखूंगा, मैं प्रोविजन को ऐड करूंगा। मैं 180,000 अपने रिसीवेबल्स का ओपनिंग लिखूंगा और प्रोविजन का ओपनिंग 3,000 लिखूंगा। क्या आपको ये बात समझ आ गई? अच्छा, ये वो ट्विस्ट थे जो आप लोगों को नॉर्मल क्लासेस में समझ नहीं आ सकते, लेकिन रवियन की क्लासेस में इनका जानना बहुत जरूरी होता है। तो यहां से इंशाल्लाह बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, आपके पास बेटा नॉन करंट लायबिलिटीज मौजूद हैं, करंट लायबिलिटीज मौजूद हैं, और उसके बाद आ गई आपके पास कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन। और ये ऑन एवरेज इंफॉर्मेशन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन 9 to 10 एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके एग्जाम्स में हो सकती हैं। तो एटलीस्ट इतनी एडजस्टमेंट के लिए रेडी होकर जाना। अच्छा, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने सबसे पहले यही देखना है कि ट्रायल बैलेंस गिवन है या जो भी इंफॉर्मेशन गिवन हो, उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन को आप लोगों ने बहुत ध्यान से पढ़ना है। इस तरह से पढ़ना है कि आपको पता चले कि यहां पर हमें क्या कुछ गिवन है और इस चीज को मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं। अब आपके माइंड में स्केच आ गया कि मेरे पास अगर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट और लॉस अकाउंट है, तो मैंने तो सेल्स भी फाइंड करनी है,
मैंने कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए ओपनिंग बैलेंस इन्वेंट्री का, मेरे पास परचेजेस होनी चाहिए, मेरे पास इन्वेंट्री का क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए, मेरे पास मेरे एक्सपेंसेस का पता होना चाहिए, मेरे नॉन करंट एसेट्स का अब क्लोजिंग क्या बनेगा, क्योंकि ऊपर तो ओपनिंग गिवन था, वो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, मेरे करंट एसेट्स कैसे आएंगे, कैपिटल की वैल्यू अभी तक मुझे नहीं पता, कहीं भी नहीं लिखी हुई थी, तो क्या मैं कैपिटल नहीं जाके लिखूंगा अपनी बैलेंस शीट के अंदर, तो कैपिटल में कैसे जाके फाइंड करूं, बाकी लाइबिलिटीज में क्या क्या एडजस्टमेंट्स की जरूरत है, आपका माइंड इनके ऊपर काम कर रहा हो। हालांकि आपने लिखना कुछ भी नहीं है, सिर्फ पहली मरतबा पेपर को सुकून से पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या कुछ गिवन है। आपके पास 2 मिनट है, आपने इसको इन एडजस्टमेंट्स को ना जरा तसल्ली से पढ़ना है कि क्या कुछ गिवन है आपको डाटा के अंदर, फिर हम लोग इसकी डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन की रीडिंग करते हुए आप लोगों का माइंड फुल एक्टिव होना चाहिए और आप लोगों का माइंड वर्किंग कर रहा हो। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि आपके माइंड में इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि अगर आप 2 से 3 घंटे कंटिन्यूअस रीडिंग करें, स्टडी करें, तो आपका माइंड ना थके। मतलब ऐसा ना हो, आदत ऐसी नहीं बना लेनी कि आधे घंटे बाद ही आपका माइंड कहे भाई आपको तो 30 मिनट्स हो गए हैं पढ़ते हुए, बस करो ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपने फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करना है सबसे एंड पर, उस टाइम पर आपका माइंड एक्टिव होना चाहिए। ये ना हो कि 40 MCQs करने के बाद उसकी बस हो जाए, तो फाइनल अकाउंट में बहुत टफ टाइम दे रहे हैं आप लोगों को। उस टाइम पर आपको आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है, तो आप लोग बिल्कुल एक्टिव माइंड होकर ही बैठिएगा वहां। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द ईयर 2014। ऊपर से मुझे ओपनिंग बैलेंस ही सारे मिल गए थे। अब क्या हुआ, कितने कैश सेल्स मेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटिंग टू रुपीज। अब लाजिम बात है मुझे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के लिए सेल्स की जरूरत है, लेकिन यहां पर मुझे टोटल सेल्स नहीं बताई गई, मुझे सिर्फ कैश सेल्स बताई गई हैं। फिर क्रेडिट सेल्स वर 75% ऑफ द टोटल सेल्स। अब टोटल सेल्स का 75% क्रेडिट सेल्स हैं, तो कैश सेल्स कितने परसेंट है, तो बेसिकली 375% मेरी टोटल सेल्स का 25% है। तो यहां से मुझे टोटल सेल्स का भी पता चल सकता है और मेरी क्रेडिट सेल्स का भी पता चल सकता है कि 375,000 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 100 करूंगा तो टोटल सेल्स आ जाएंगी, एंड मल्टीप्लाइड बाय 75 करूंगा तो क्रेडिट सेल्स आ जाएंगी। मैंने क्रेडिट सेल्स क्यों फाइंड की है, रिसीवेबल्स के बैलेंस को कैलकुलेट, क्योंकि ओपनिंग रिसीवेबल्स थे और मैंने क्लोजिंग रिसीवेबल्स फाइंड करने हैं। आई होप कि ये बात आपको समझ आ गई। अच्छा, ये वो मेथड है जो आपने क्वेश्चन पढ़ते हुए माइंड में कैलकुलेशंस करनी है कि ये काम इसलिए बताया गया, ये मैंने इस तरह से जाके करना है। जरूरी नहीं उस टाइम पे आप वैल्यूज फाइंड करें, लेकिन आपके माइंड को ये पता हो कि वैल्यू फाइंड कैसे करें। क्लियर। फिर देखें, कहते हैं एंड द अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम द डेटर्स। अब यहां से मुझे 75% से पता चल गया क्रेडिट सेल्स कितनी है। फिर यहां से पता चला कि हमने अपने रिसीवेबल से ड्यूरिंग द ईयर कितनी अमाउंट रिसीव की। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हैज टू बी मेड। अब देखो उसने बता दिया कि प्रोविजन भी हम लोग चार्ज करते हैं, कितनी, 5% ऑफ द डेटर्स बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर। लेकिन साथ में उसने कहा द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द एंड ऑफ 2013 वाज, आपको उस प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ा जो मैंने कुछ देर पहले आपके साथ डिस्कस की थी। अगर सपोज यहां पर होता कि भाई ये वाला बैलेंस, मतलब कहता है कि हमारी पॉलिसी ही यही है कि अकाउंटिंग ईयर एंड पर जाकर हम लोग 5% प्रोविजन चार्ज करते हैं, तो मतलब आपके ओपनिंग बैलेंस के ऊपर भी 5% प्रोविजन है। ऑलराइट, तो फिर जो आपके ओपनिंग रिसीवेबल्स हैं वो बेसिकली टोटल ग्रॉस रिसीवेबल्स का 95% है। तो आप लोग अपने उन रिसीवेबल्स 177,000 को डिवाइडेड बाय 95 एंड मल्टीप्लाइड बाय 5 करते तो प्रोविजन का ओपनिंग आता, एंड मल्टीप्लाइड बाय 100 करते तो फिर आपके रिसीवेबल्स का की ग्रॉस अमाउंट ओपनिंग के तौर पर जाती। क्या आपको ये बात समझ आ गई है? क्लियर। आपने इस तरह से कैलकुलेशन करनी थी। यहां पर हमें जरूरत
नहीं है। जो भी हमारे क्लोजिंग रिसीवेबल्स आएंगे, वही क्लोजिंग रिसीवेबल्स के ऊपर हम लोगों ने सिंपली 5% प्रोविजन चार्ज कर देंगे। अब देखिए ओपनिंग नील है, क्लोजिंग 5% आएगा, तो इंक्रीज इन प्रोविजन जितना भी इंक्रीज होगा सारे का सारा एक्सपेंस आउट हो जाए। ऑल राइट, नेक्स्ट देखें। अब देखें, ये वो मेथड था कि आपने एडजस्टमेंट्स को पढ़ना कैसे है। अब आप लोगों ने एट द एंड ऑफ द सेशन ये सब कुछ सीख लेना है कि पेपर को रीड कैसे करना है, पेपर को सॉल्व कैसे करना है। देखिए भाई, नॉलेज बहुत जरूरी होता है, लेकिन नॉलेज से ज्यादा जरूरी टेक्निक्स होती हैं। स्मार्ट वर्किंग करने वाले हमेशा कामयाब हो जाते हैं। तो आपने अपने आप को उस तरफ ट्रांसफर करना है। अब जब भी आप एडजस्टमेंट्स पढ़ने लगेंगे, अब आपकी आदत बन जाएगी, आप इसी तरह से सोचेंगे इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। अब मुझे एक बात बताएं, ये एडजस्टमेंट पढ़ने के बाद क्या आपको लगता है कि कुछ मुश्किल था इसमें? हालांकि वैसे अगर क्वेश्चन को एक नजर देखा जाए तो ऐसा लगता है बहुत तूफानी क्वेश्चन है, पता नहीं क्या करेगा, हमसे तो ना हो पाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट आपने अपने अंदर से निकाल देना है कि हमसे ना हो पाएगा, ये नहीं सोचना। बस यही सोचना है कि भाई प्रीवियस 4 to 5 months में यही काम ही तो करता रहा हूं, तो आई कैन डू इट एंड आई विल डू। ओके, बस यही कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखना है कि भाई ये क्वेश्चन अगर हमसे पूछा गया, हमारे लेवल पे पूछा गया है, तो हमारे लिए ही है और हम कर सकते हैं, तो हमसे पूछा गया है। देखिए भाई, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के लेवल में FR1 का क्वेश्चन नहीं देने वाला, वो देगा तो आपके लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो जहां पर जितना भी आपका पेपर है, ये आपके लिए है और आपने ही करना है। ऑलराइट, नेक्स्ट देखें पॉइंट 2। कहते हैं पेमेंट्स मेड टू ट्रेड क्रेडिटर्स। अच्छा, ऊपर वाला पॉइंट सारे का सारा रिसीवेबल्स और सेल से रिलेटेड था। नीचे वाला पॉइंट, अब क्रेडिटर्स की बारी आ गई। क्रेडिटर्स के लिए कहते हैं जो हमने उनको पेमेंट की है ना, वो इतनी अमाउंट की है। देखिए भाई, मुझे सेल्स बता दो, मैं रिसीवेबल्स फाइंड कर सकता हूं। मुझे रिसीवेबल्स बता दो, मैं सेल्स फाइंड कर सकता हूं। मुझे क्रेडिटर्स बता दो, मैं परचेजेस फाइंड कर सकता हूं। मुझे परचेजेस बता दो, मैं क्रेडिटर्स फाइंड कर सकता हूं। तो मतलब जरूरी नहीं कि हर एक इंफॉर्मेशन दे, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आपको कोई ना कोई गाइडलाइन जरूर प्रोवाइड कर देगा। तो आप देखें, अगर मुझे क्रेडिटर्स का ये पता चल जाए कि ओपनिंग कितना था, ऊपर से पता चल गया था मुझे, मुझे ये पता चल जाए कि भाई एट द एंड ऑफ द ईयर इसका क्लोजिंग कितना है, मैंने इनको पेमेंट कितनी की, तो क्या मुझे पता चल नहीं जाएगा कि मेरी क्रेडिट परचेज कितनी है? क्रेडिटर्स के अकाउंट से हमेशा याद रखिएगा टोटल परचेजेस नहीं मिलेंगी, क्रेडिट परचेजेस हो। और फिर वो आपको गाइड कर देगा कि भाई ये टोटल परचेजेस ही क्रेडिट परचेजेस है, अगर कैश है तो कितने परसेंट है, तो हम लोग उसके मुताबिक जाके उसको सॉल्व कर लेंगे। अब यहां पे क्या कहता है कि हमने जो पेमेंट किया है वो 641,450, क्रेडिट परचेजेस वर, अब हमें ये भी बता दिया है, वेयर एज कैश परचेजेस वर 35% ऑफ द। अच्छा, टोटल परचेजेस का 35% कैश परचेजेस है। तो ये जो क्रेडिट परचेजेस हमारे पास आई है 664,950, ये टोटल परचेजेस का 65%। तो मैं इनको डिवाइडेड बाय 65 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो मेरे पास टोटल परचेजेस आ जाएंगी, एंड मल्टीप्लाइड बाय 35 तो मेरे पास कैश परचेजेस आ जाएंगी। कोई इशू? अच्छा, जब मुझे परचेजेस का भी पता चल गया, क्रेडिट परचेजेस का, क्रेडिटर्स को जो अमाउंट मैंने पे की वो भी मुझे पता चल गया, तो क्या मैं क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस नहीं फाइंड कर सकता? आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। अब नेक्स्ट देखें, कहते हैं FT पेड फॉल्कन ट्रेडर बिजनेस नेम है ये हमारे पास, पेड ₹38,000 अगेंस्ट 30,000 अगेंस्ट एंड 45,000 अगेंस्ट। अब अगर गौर करें ना, इसने यहाँ पे क्या लिखा है, तो जरूरी नहीं कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में हमारे एक्सपेंसेस भी यही जाए, ये जरूरी नहीं है। ये जस्ट हमारी पेड अमाउंट है जो ड्यूरिंग द ईयर हमने पे की। अच्छा, सैलरीज कम भी पे हो सकती हैं, हो सकता है मैंने एडवांस पे कर दिया हो, तो लाइबिलिटी या एसेट भी मेरा बन सकता है, उसके मुताबिक ये एडजस्ट भी होंगी। सेम केस विद
ऑफिस एक्सपेंसेस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस। अगर ऐसी कोई बात होगी तो आपको बताएं, तो आप लोग एडजस्ट करोगे। इन केस अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं बता रहा तो मतलब जो अमाउंट पे की है वही मेरा एक्सपेंस है। ऑल राइट, नेक्स्ट देखें, कहते हैं कैश डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर। देखो रिसीवेबल्स, फर्स्ट पॉइंट, रिसीवेबल्स का अकाउंट अभी तक क्लोज नहीं हुआ था, अब उसमें डिस्काउंट भी तो रिसीवेबल के अकाउंट में जाते हैं। तो यहां से पता चल गया डिस्काउंट अलाउड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटिंग टू रुपीज, वेयर एज डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर वॉज रुपीज। तो ये डेटर और क्रेडिटर्स के अकाउंट में ये दोनों जाएंगे, साथ में नेट सेल्स एंड नेट परचेजेस की कैलकुलेशन में भी जाएंगे। हमारी टोटल सेल्स, उसमें से डिस्काउंट अलाउड लेस होगा, एंड टोटल परचेजेस, उसमें से डिस्काउंट रिसीव्ड लेस होना है। क्लियर हो गई बात, लेकिन कोई मुश्किल चीज नहीं थी एज सच। फिर नेक्स्ट देखें, ऑन 1 जुलाई 2014, बट ड्यूरिंग द ईयर क्या हुआ, एफटी सोल्ड वन ऑफ द ओल्ड मशीनरी। अच्छा बेटा, ये वो पॉइंट है जो मैंने थोड़ा सा एडिशनल आपके इस पेपर में रखा। देखो अगर ये चीज समझ लोगे ना तो आपको वो नॉन करंट एसिड बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगे। बेसिकली आपका चैप्टर नंबर 6 क्लियर हो जाना है। अब बजाहिर उसमें किसी किस्म के डिस्पोजल की कोई बात नहीं थी, लेकिन हम लोग अपने आप को रिस्क पे नहीं छोड़ेंगे। अगर हमें ये डिस्पोजल सपोज समझ आ गया तो समझ लें एडिशन तो कोई मसला ही नहीं है। तो उसके डिस्पोजल के अलावा अगर बाकी एसिड्स हैं उनकी डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन हमारे लिए प्रॉब्लम ही नहीं है। ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि आपको, आप यहां पर बैठे हुए ना कुछ एक्स्ट्रा सीख कर जाएं। तो अब देखिए यहां पे क्या हुआ कि हमने एक ओल्ड मशीनरी सेल कर दी। जी याद रखिएगा कि डिस्पोजल कौन से एसिड, क्योंकि हमारे पास काफी सारे एसिड्स मौजूद थे। तो मशीनरी की को सेल किया एट अ लॉस ऑफ रुपीज। याद रखिएगा कि बेटा अगर कोई भी फिक्स एसिड आप लोग सेल करते हो और उसके ऊपर आपको लॉस हो जाता है तो वो आपका एक्सपेंस बनता है, और अगर उसके ऊपर आप लोगों को प्रॉफिट हो जाता है आपकी अदर इनकम का पार्ट बनता है। ऑल राइट, नेक्स्ट देखें, ऑन 31 दिसंबर। अच्छा बस इतनी सी इंफॉर्मेशन थी कि इस डेट पर हम लोगों ने एक एसिड को डिस्पोज किया और उसको 15,000 के लॉस पर जाकर डिस्पोज किया ऑन 31 दिसंबर 2013। अब ये तो ओपनिंग डेट बता रहा है ना, प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग, बेसिकली करंट ईयर का ओपनिंग। कहता है दिस ओल्ड मशीनरी हैड अ बुक वैल्यू ऑफ रुपीज, मीन्स दैट, कहता है कि वो जो ऊपर मैंने आपको प्लांट एंड मशीनरी 330,000 बताया है ना, इस वैल्यू में जो एसिड मैंने ड्यूरिंग द ईयर डिस्पोज किया उसकी वैल्यू 54,800 थी। ऑल राइट, ओपनिंग वैल्यू बताई है, लेकिन डिस्पोजल कब हो रहा है, 1 जुलाई। तो बेटा 6 मंथ्स के लिए अभी इसने डेप्रिशिएट होना है। ऑल राइट, और हम लोगों ने इसका कंपैरिजन करना होता है एट द डेट ऑफ डिस्पोजल, उसकी WDV क्या है। तो मैंने इसका कंपैरिजन 54,800 के साथ नहीं करना, मैंने 54,800 को भी अभी डेप्रिशिएट करना है फॉर 6 मंथ, और फिर देखूंगा कि मेरे पास ये एसेट कितनी वैल्यू पे जा रहा है। ऑल राइट, फिर नेक्स्ट देखो, ऑन 1 अक्टूबर 2014 a new machine Z was purchased in its place at a cost of rupees, means that बेटा ए ड्यूरिंग द ईयर एक मशीनरी आइटम डिस्पोज हुआ और एक मशीनरी आइटम हमारे पास एडिशंस के तौर पर आए। ऑल राइट, नेक्स्ट, मतलब फिक्स एसिड चैप्टर नंबर 6 का एक बड़ा बेहतरीन कॉन्सेप्ट यहां पर टेस्ट हो जाना है। नेक्स्ट देखिए, कहते हैं ऑन 1 जनवरी 2014, 1 जनवरी 2014 ऑफिस इक्विपमेंट वाज सोल्ड एट इट्स बुक वैल्यू फॉर रुपीज 20,000। अच्छा बेटा ये 1 जनवरी 2013 कर लें, ये 14 नहीं है, इसको हम लोग 13 कर लेंगे। ओपनिंग डेट नहीं बल्कि सही है, ये बिल्कुल ठीक है, 1 जनवरी 2014 ओपनिंग डेट, और उसी दिन हम लोगों ने एक एसिड डिस्पोज कर दिया और उसको उसकी बुक वैल्यू पर ही डिस्पोज किया। एसिड कौन सा है हमारे पास यहाँ,
इक्विपमेंट। अब देखो मशीनरी को अलग रखना है, इक्विपमेंट को अलग रखना है हम लोगों ने। अब यहां पर सिर्फ एक डिस्पोजल हुआ। फिर देखें डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड ऑन बिल्डिंग एट प्लांट एंड मशीनरी एट एंड ऑफिस इक्विपमेंट एट ऑन देयर। तो क्या यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मेथड हो सकता था? यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मेथड हो सकता था? नहीं हो सकता था। क्यों नहीं हो सकता था? कॉस्ट गिवन नहीं है, बुक वैल्यू गिवन, तो इसलिए रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अच्छा, अब बात सुनिए, क्या यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मेथड हो सकता था अगर डेप्रिसिएशन रेट ना बताता, मुझे रिमेनिंग यूजफुल लाइफ बता देता, तब हमारे पास स्ट्रेट लाइन मेथड आता। हमेशा याद रखिएगा स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर हम लोग क्या करते थे कि कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। एम आई राइट? तो बेटा इसी का ऑल्टरनेटिव मेथड है WDV डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। तो आपको सेम रिजल्ट्स मिलेंगे। कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ इनकम्प्लीट इज इक्वल टू WDV डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूज। तो WDV गिवन थी, अगर यहां पर मुझे रिमेनिंग यूजफुल लाइफ मिल जाती तो फिर स्ट्रेट लाइन मेथड आ सकता था। लेकिन जब उसने डेप्रिसिएशन रेट दे दिया, वो तो कॉस्ट पे अप्लाई करना था, कॉस्ट है ही नहीं, तो स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं होगा। तो आपके पास रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ऑलराइट, ये बात सब बच्चों को समझ आ गई। नेक्स्ट देखें, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन एट 10% पर एनम। देखिए ऊपर मेंशन हो गया था कि जो हमारे पास लोन है वो 10% के मुताबिक है, 190,000 ओपनिंग मौजूद है। अच्छा, अब इसके साथ क्या हुआ? इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन एट 10% पर एनम टुगेदर विद पार्ट पेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल सम ऑफ ₹25,000 was made on 31st December 2014। क्या कि एक तो उसके ऊपर जो हमारे पास 10% के ऊपर जो उसका इंटरेस्ट आ रहा है वो, और प्रिंसिपल अमाउंट में से 25,000 हम लोगों ने पे कर दिया, इंटरेस्ट भी पे कर दिया। देखो उसकी स्टेटमेंट को गौर से देखो, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन एट 10% पर एनम together with part payment of the principal sum of ₹25,000 was made on 31st December 2000 accounting year end date पर। means that interest accrued नहीं है, इंटरेस्ट पे कर दिया। ऑलराइट, लेकिन अब जो क्लोजिंग मेरे पास आएगा लोन वो 190,000 का नहीं है, उसमें से 25,000 पे कर चुका हूं। प्रिंसिपल पेमेंट जो मैंने की है वो 25,000। अच्छा बेटा, यहां पर आपने इस बात को समझना है कि ये जो मैं इंस्टॉलमेंट पे कर रहा हूं ये प्रिंसिपल है या प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है। क्योंकि अगर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट हो ना, कि अगर इसमें इंटरेस्ट भी शामिल हो तो कभी भी आपकी लोन की अमाउंट में से डिडक्ट नहीं होता, सिर्फ प्रिंसिपल डिडक्ट होता रहता है। तो क्वेश्चन में ऐसी स्टेटमेंट होगी। लेकिन यहां पर अगर आप इसकी स्टेटमेंट को गौर से देखें तो लिखा हुआ है कि भाई आगे उसकी बात को देखें, कहते हैं पार्ट पेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल सम ऑफ ₹25,000। अब स्टार्ट की बात को देखें, कहते हैं इंटरेस्ट अलोंग विद प्रिंसिपल ऑफ ₹25,000, कि जितना इंटरेस्ट बनता है वो प्लस प्रिंसिपल ऑफ 25,000 मैंने पे कर दिया 31 दिसंबर 2014। ऑलराइट, तो 25,000 में इंटरेस्ट शामिल नहीं है। बात क्लियर हो गई? अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होगा कि वो आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों अमाउंट साथ में बता देगा, तो आपको उसमें से अलग अलग करना पड़ेगा कि इसमें से इंटरेस्ट कितना है और इसमें से प्रिंसिपल की पेमेंट कितनी है। ऐसी भी कोई ना कोई एडजस्टमेंट आ जाएगी आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चंस में। नेक्स्ट, आपको ये बात समझ आ चुकी होगी। अच्छा नेक्स्ट देखें, द लास्ट पॉइंट इज ऑन 31st December 2014 closing stock was ₹90,000 and creditors for office expenses were rupees। अच्छा, ऊपर अगर आप लोग देखें तो आप देखें क्रेडिटर्स फॉर ऑफिस एक्सपेंसेस, ओपनिंग भी था, क्लोजिंग भी आ गया। क्रेडिटर्स का भी ओपनिंग भी था, और हमारे पास ये स्टॉक की बात कर दी यहां पर, और क्लोजिंग हम लोगों ने फाइंड करना है उसका, और यहां पर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ गई। इट मींस दैट
कि बेटा वो जो हम लोगों ने कैश पे किया था एक्सपेंसेस के लिए 0.3, ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए 30,000, तो ये 30,000 नहीं जाएगा। इसमें हम लोगों ने ओपनिंग और क्लोजिंग एक्रूवल्स को एडजस्ट करना है और फिर जाके देखेंगे फॉर द ईयर एक्सपेंस क्या बनेगा। ऑलराइट। अच्छा, अभी स्टार्ट में आपको ऐसा लगेगा कि अच्छा खासा टाइम लग रहा है, तो आप लोग सीख रहे हो, सीखने के लिए टाइम लगाओ। लेकिन जब आप लोग आई कैब एग्जाम सेंटर में बैठे होंगे तो विद इन 20-25 मिनट्स, अब मैक्सिमम कर दें तो 30 मिनट्स में आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो। ऑलराइट। तो आपने उसको 30 मिनट्स तक लाने के लिए एफर्ट्स करनी है और ये आपके 10 दिन बहुत कीमती हैं। कि अभी के लिए अगर आपका एक क्वेश्चन 60 मिनट्स में हो रहा है, नो इशू, आज 60 मिनट में कर लो, कल वो क्वेश्चन 50 मिनट्स में हो। वो क्वेश्चन से मुराद है फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन नहीं करना। फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन 50 मिनट्स में हो। देखिए आपने अपने टाइम को ना थोड़ा थोड़ा कम करना है और जैसे ही आई कैप एग्जाम में जाने लगेंगे आप 25 to 30 मिनट्स पे ऑटोमेटिकली आ चुके होंगे। आपको पता, देखिए विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं मिलना। अगर आप कहें ना कि हम लोग प्रैक्टिस ना करें, हम लोग कुछ ना पढ़ें और वहां पे पेपर सॉल्व हो जाए, तो नहीं होने। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको एफर्ट्स पुट करनी है। अब चलते हैं क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस की तरफ कि हम लोगों ने इसके सॉल्यूशन को प्रिपेयर कैसे करना है। क्वेश्चन, अब देखिए आपने आज तक ऐसी एडजस्टमेंट नहीं पढ़ी होगी जैसे कि अब आपने सीखा कि एडजस्टमेंट को पढ़ना है। मैंने समझाना है आप लोगों को, तो मैं बोल रहा हूं। आपको लगता है कि अगर सपोज मैंने अकेले ये क्वेश्चन सॉल्व करना होता, क्या मुझे किसी और को समझाने की जरूरत थी? तो फिर तो मेरा इतना टाइम ना लगता ना। मुझे खुद पता होता मैंने इसके साथ ये करना है, इसके साथ ये करना है, इसके इस तरह से एडजस्ट करना है। राइट। अच्छा, फिर बेटा आपके पास सबसे बड़ी सहूलत कि आपने सारा फॉर्मेट खुद नहीं बनाना, बनाया है। आप लोगों ने जस्ट बॉक्सेस के अंदर वो वैल्यूज पुट करनी है। तो आपके लिए कोई ऐसा सच मुश्किल काम नहीं है। आपने सबसे पहले जाकर वो फॉर्मेट देख लेना है। अच्छा, मैं आपको ये बताऊंगा यहां पर, देखिए मैं इसके प्रॉपर सॉल्यूशन पे जा सकता हूं, वो आपके लिए बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। फिर आपको मुझसे पढ़ने का फायदा क्या हुआ कि जब आप लोगों ने लकीर के फकीर ही बनना है, तो आप लोगों को यहाँ पे बैठने का क्या फायदा हुआ? तो आप लोगों ने अब देखना है कि हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। देखिए मेरे सामने ये फॉर्मेट आ गया। आपको ये मतलब इस तरह आपने सिर्फ फॉर्मेट पे फोकस करना है, अमाउंट्स पे नहीं फोकस करना। अमाउंट्स हम मैच कर लेंगे कि ये देखें ये हमारे अमाउंट्स हैं, तो हमें जस्ट वेरीफाई हो जाएगा कि ये हम लोगों ने बिल्कुल ठीक कैलकुलेट किया। मैंने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट और लॉस अकाउंट देखा, मुझे नेट सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, एक्सपेंसेस और नेट प्रॉफिट मिल गया। ऑलराइट। मींस दैट किसी किस्म की कोई अदर इनकम नहीं है। फाइनेंस चार्जेस को भी अलग से रिकॉर्ड नहीं करना, आ सकते थे कि फाइनेंस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फाइनेंस चार्जेस अलग से होते, तो वो जो लोन लिया हुआ है उसके ऊपर जो 10% है 190,000 19,000 वो आके फाइनेंस चार्जेस के बॉक्सेस में पुट कर देता। क्लियर? क्या मुश्किल चीज थी? फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का पार्ट वो ना बनता, बस इतनी सी बात थी। अब अगर अलग है उसका हेड नहीं है तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का पार्ट बन जाएगा। फिर हम लोग बैलेंस शीट में जब गए, नॉन करंट एसेट में हमने देखा भाई ये देखो ये आपको एक सिंगल बॉक्स भी मिल सकता है कि आपके पास जितने भी एसेट मौजूद हैं उन सब की WDVs को इकट्ठा करो और यहाँ पे आके लिख दो। ये भी हो सकता है। और हर एक एसिड के लिए अलग अलग बॉक्स भी हो सकता है। आपके लिए दोनों ही कोई मुश्किल नहीं है। हाँ ये अलग बात है कि अगर तमाम एसिड्स को मर्ज करके एक ही बॉक्स में पुट करवाता है तो 4 to 5 मार्क्स होते हैं उस एक वैल्यू को पुट करने, क्योंकि एसिड भी तो इतने सारे हैं। लेकिन अगर अलग अलग कह रहा है, अच्छा यहां पर ये चीज आपके हक में चली जाती है। देखो वहां पर अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक हो गई, या तो 4 मार्क्स मिल गए या फिर 4 मार्क्स गए। यहां पर क्या है भाई, जो वैल्यूज कम से कम ठीक पुट करोगे, जो एसिड ठीक से, क्या गलत हो सकता है? मशीन भी गलत हो जाएगी क्योंकि डिस्पोजल था। ऐसा ही है ना भाई, फ्री होल्ड लैंड इक्विपमेंट वगैरह तो ठीक आ सकते हैं ना, कम से कम उसके 1 1 मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये चीज आपके हक में चली जाती है कि अगर वो क्लासिफिकेशन करके दे देता है, अगर वो मर्जर की तरफ जाता है आपको ज्यादा मोहतात रहना पड़ता है। फिर देखिए आपके पास करंट एसेट, तो मुझे पता चल गया स्टॉक है, डेटर है, बैंक है और कैश है। क्लियर? फिर मेरे पास कैपिटल एंड लायबिलिटीज के पोर्शन में
कैपिटल आ गया मेरे पास, ड्राइंग्स कहीं पे कुछ नजर ही नहीं आई, वैसे कहीं पे मुझे मुझे भी नहीं नजर आई क्वेश्चन पढ़ते हुए, ऐसा ही है ना। फिर देखिए नॉन करंट लायबिलिटीज मेरे पास आ गई और क्रेडिट करंट लायबिलिटीज आ गई। अच्छा बेटा, आप लोगों ने, कोई ये जरूरी नहीं है कि सेल्स ही पहले रिकॉर्ड कर, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप लोगों ने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट और लॉस अकाउंट ही पहले बनाना, ये कोई जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है, मार्क्स कहां से मिल रहे हैं और मार्क्स गेन करते हैं, मेरा पेपर पास कैसे होता है, और आपने उसके ऊपर एफर्ट करनी है। देखिए भाई, आपकी बैलेंस शीट इक्वल आ रही है नहीं आ रही, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो वैल्यूज आप पुट कर रहे हैं वो ठीक है या गलत है, फर्क पड़ता है। तो आपको इतना पता हो कि यार जो वैल्यू मैं एटलीस्ट लिखने जा रहा हूं ना, और उसका अगर आधा नंबर भी क्यों नहीं है, तो वो आधा नंबर मेरा है। अब ये डिपेंड करता है, तमाम बॉक्सेस के मार्क्स एक जैसे नहीं होते, ये डिपेंड कर रहा होता है उसमें कितनी कैलकुलेशंस हैं, उसमें वर्किंग कितनी है। अब देखिए, सेल्स के सेम नंबर नहीं होंगे जो कि कॉस्ट ऑफ सेल्स के, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल्स में ज्यादा एफर्ट पुट करनी पड़ती है, क्लोजिंग स्टॉक को भी ठीक करना पड़ जाता है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स 2 to 3 मार्क्स पे भी चली जाती है, जबकि सेल्स मैक्सिमम 1 मार्क्स पे रहेगी अगर उसमें डिस्काउंट्स और रिटर्न वगैरह शामिल हो तो। अगर सिंपली सेल्स हो तो फिर वो 0.5 मार्क्स पे भी रह सकती है। तो आप लोगों ने जो इजी इजी कैलकुलेशन हो, चाहे 0.5 मार्क्स ही क्यों ना हो, आपके लिए बहुत कीमती है। आपने ये नहीं कहना कि ये 0.5 मार्क्स आपके लिए इंपॉर्टेंस नहीं रखते और 4 मार्क्स हम गेन नहीं कर सकते, ऐसा ही है ना। तो आप लोगों के लिए हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। अपने माइंड से ये चीज निकाल दो कि आपने स्टैटिक स्टडी करनी है। सबसे पहले अपने माइंड को वॉश कर डालो, मतलब ऐसे फैक्टर्स को अपनी जिंदगी से एलिमिनेट कर दो जो आपसे ये कहें ये चैप्टर इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट, और आपसे कहें कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके सबसे बड़े दुश्मन है, आपको गलत कह रहे हैं। आपके लिए ईच एंड एवरीथिंग हैज इक्वल इंपॉर्टेंस, ऑलराइट, तभी आपने कामयाब हो जाना है। बेटा किसी से ना पूछना कि मैंने कौन सा चैप्टर ज्यादा तैयार करना है कौन सा कम करना है, अल्लाह ताला की जात पे यकीन रखो, जो आपको आता होगा इंशाल्लाह पेपर उसी में से आ जाएंगे, ओके। अदरवाइज अगर किस्मत खराब होना और आप आधा चैप्टर भी छोड़ के जाओ, उसी आधे चैप्टर में से 4-5 MCQs आ जाए, तो आप लोग पहली बात तो ऐसा कुछ करो नहीं, आपने 100% प्रेपरेशन के साथ करना है, फिर चाहे वो जो मर्जी आपसे पूछ ले आप लोगों ने सॉल्व करना है। अब चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। अब मेरे सामने मेरे बॉक्सेस, मेरा मतलब मंजिल मेरे सामने मौजूद है कि भाई मैंने ये कुछ करना है। आपने, जरूरी भी नहीं है कि फर्स्ट एडजस्टमेंट ही सबसे पहले उठाओ, ऑलराइट, ये जरूरी नहीं है कि आपने पहली एडजस्टमेंट ही सबसे पहले करनी है। अच्छा, अब आपने ये देखना है कौन सी ऐसी एडजस्टमेंट्स हैं जिनको मैं क्विकली एडजस्ट कर सकता हूं और अपने मार्क्स गेन करता जाऊं। अब आपने यहां पर आकर देखा, मुझे लगता है, पता नहीं आपको क्या लगता है, लेकिन लोन को सबसे पहले एडजस्ट किया जा सकता है। लोन के लिए, नॉन करंट लायबिलिटीज के लिए ऐसा कोई मुश्किल चीज नहीं थी। आपको क्या लगता है, तो कम से कम उसको तो लिखो ना। क्या लिखना है हम लोगों ने, सिंपली जाकर कि 190,000 ओपनिंग था, उसमें से 25,000 मैंने पे कर दिया, तो मेरे पास रिमेनिंग अमाउंट कितनी आ जाएगी, 165,000। जाओ लिख दो अपने पास 165,000, ये आ गया, 0.5 मार्क्स आपको मिल गए। अब देखें, बाकी सिर्फ 19.5 मार्क्स रह गए, ऐसा नहीं है, तो वो भी अभी आ जाएंगे आपके पास। लेकिन अब देखें, बिस्मिल्लाह तो कर दिया है ना आपने, फाइनल अकाउंट में से आपने पहला आधा नंबर तो ले लिया है ना, तो बस आगे फिर देखो ये आधे आधे मिलकर 20 बन जाएंगे आपके पास। अच्छा, अच्छा फिर देखो, यहां पर अगर हम बात करें तो बाकी सिर्फ इसका एक्सपेंस रह गया है जो मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जाएगा, और एक्सपेंसेस ने एड अप होना होता है, इनको होल्ड करवाना, ऑलराइट। क्या मुझे बताओ, एट्थ नंबर के एडजस्टमेंट में क्या कोई ऐसी बात है जो मैंने अभी तक अकाउंट फॉर ना की हो? अच्छा चलते हैं नाइन्थ नंबर पे। नाइन्थ नंबर के पास जाएं यार, क्लोजिंग स्टॉक, क्या किसी किस्म की कोई एडजस्टमेंट है?
कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट बनेगा, लेकिन साथ में क्या मेरा ये करंट एसेट नहीं है? तो करंट एसेट्स में जाऊंगा, अपने पास क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करूंगा कितना, और अपने पास क्रेडिटर फॉर ऑफिस एक्सपेंसेस, क्या कोई एडजस्टमेंट है इसमें? कहाँ जाएंगे? बैलेंस शीट में हमारे पास हमारी करंट लायबिलिटीज का पार्ट बनेंगे, तो जाए इनको तो रिकॉर्ड करें ना अपनी बैलेंस शीट के अंदर। करंट एसेट्स में आपने स्टॉक 90,000 रिकॉर्ड कर दिया, और आप लोगों ने अपनी लायबिलिटीज के अंदर एक्रूड एक्सपेंसेस रिकॉर्ड हो गए। ऑलराइट, अच्छा यहां पे मेरी बात सुने, ये वो बॉक्सेस होंगे जिसमें वैल्यूज आपने टाइप करके पुट कर दी। हो सकते हैं मेरे कोई और एक्रूड एक्सपेंस भी हो, तो अभी तो मुझे नहीं पता ना। 28,000 तो कंफर्म है ना, बॉक्स में 28 लिख देना ताकि आप लोग भूल हो गए। बॉक्स में हमने 28 लिख देना है। सपोज इसके बाद आपके पास 12,000 का कोई और एक्सपेंस आ जाता है जो कि एक्रूड एक्सपेंस है, और उसकी कहीं और कोई हेड नहीं नजर आया, उसने भी इधर ही जाना है, तो कैलकुलेटर उठाओ, 28 यहां से उठाओ प्लस 12,000 40,000। अब बॉक्स में से 28 रिमूव करो, 40 लिख दो। ओके, ये मार्क्स गेन करने का मेथड होता है। इन केस अगर उसमें किसी किस्म की कोई एडजस्टमेंट ना हुई तो वो 28 बिल्कुल ठीक है, मुझे आधा नंबर दे चुका है। और अगर कोई एडजस्टमेंट आ गई तो मुझे पता होगा भाई 28 पहले वाला भी था और ये भी आना है, तो मर्ज करके जाके लिख दो। ऑलराइट, आई होप कि आप मेरी बात को पिक कर चुके हो। क्लियर? अब देखो, रफ वर्क करने की जरूरत ही नहीं पड़नी है आप लोगों को, और आपका मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब नेक्स्ट देखें, यहां पर टोटल 3 वैल्यूज लिख चुके हैं, 1.5 तो बन चुका है। देखो 0.5 से कम किसी पे नहीं आना उसने, तो 1.5 मार्क्स तो हो चुके हैं ना। बस फिर देखो पेपर पास कैसे होता है हमारा। ये आपकी कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट बनेगा, और इसने आपको बताना है कि आपके एक्सपेंसेस कितने। मैंने आपसे कहा है कि एक्सपेंसेस को होल्ड कर, एक्सपेंसेस के ऊपर इतनी एफर्ट्स पुट करने की जरूरत नहीं। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन। ये आपको एक टफ टाइम दे सकता है, लेकिन कौन से पॉइंट ज्यादा टफ टाइम दे जाएंगे? मशीनरी, इक्विपमेंट, बस ना। अच्छा, इसके अलावा देखें तो मेरे पास कौन कौन से मेरे एसेट्स मौजूद है? फ्री होल्ड लैंड, मुझे पता है क्या इसके ऊपर डेप्रिसिएशन का कोई रेट बताया? लैंड होती नहीं है डेप्रिशिएट। क्यों नहीं होती? क्योंकि रेट नहीं गिवन। हाँ जी, तो अगर आपसे क्वेश्चन में कभी पूछ ले उसकी रीजन कि हम लोग लैंड को डेप्रिशिएट क्यों नहीं करते, तो ये ना कहना क्योंकि आपने बताया नहीं, तो आपने बताना है ड्यू टू इनफाइनाइट लाइफ ऑफ लैंड। तो लैंड को डेप्रिशिएट नहीं किया जाता, इसकी रीजन सिर्फ यही है कि इसकी जो लाइफ होती है वो हमारे पास इनफाइनाइट, अनडिफाइंड। ऑल राइट, तो ऑप्शंस में आपने सिर्फ इस ऑप्शन रीजन को जाके टिक करना है। इसमें कोई एडिशन थी? इसमें किसी किस्म का कोई डिस्पोजल था क्या? इसको डेप्रिशिएट करना है? अच्छा, ओपनिंग 100,000 का है तो क्लोजिंग कितना होगा? तो जाओ लिखो, उसने आपसे अलग से पूछी थी ये वाली बात। ये देखें, ये वैल्यू आ गई। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा फिर से सुनो, ये आपको मेथड, अब देखें मैं पूरे क्वेश्चन में घूम रहा हूं, लेकिन मैं पूरे क्वेश्चन में सिर्फ उस टाइम घूम सकता हूं जब पूरा क्वेश्चन मेरे माइंड में घूम रहा हो, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज तो मुझे रास्ते का पता ही नहीं होना। इसमें तो ये ऐसा एक चक्कर है जिसमें आप लोगों ने खुद चक्कर खा जाने हैं, तो आप लोगों ने बड़ी सोच समझ के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखिए यहां पर बिल्डिंग, क्या किसी किस्म की कोई एडजस्टमेंट थी? कोई एडजस्टमेंट से मुराद है क्या? कोई एडिशन, किसी किस्म का कोई डिस्पोजल कुछ था? अच्छा, 610 ओपनिंग था, लेकिन ये डेप्रिशिएट हो रही थी। अच्छा, अब आपने देखना है कि बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन रेट हमारे पास क्या था? 10%। कौन सा मेथड? अच्छा बेटा, 10% तो इसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, मैंने फाइंड करनी है इसकी WDV। तो आफ्टर 10% डेप्रिसिएशन उसकी वैल्यू 90% ही रह जाएगी। तो आप लोगों ने सिंपली बिल्डिंग की वैल्यू को उठाना है 610,000 एंड मल्टीप्लाइड बाय 90%। आपने 10% करके लेस नहीं करना, मतलब आप लोगों ने यहां पर 61,000 लेस नहीं करना,
आपने वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 90%। और 90% कैसे, क्या 100 की चीज 10 के डेप्रिसिएशन के बाद 90 की बच जाएगी, तो 610 मल्टीप्लाइड बाय 90% इज इक्वल टू, तो जाओ बिल्डिंग के लिए लिखो 549,000। बात क्लियर हो गई। अब देखो इस तरह से ना आप में कॉन्फिडेंस आता जाएगा कि आप ये चीजें सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब इसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 61,000 जाएगा, बाद में देख लेंगे। ऑल राइट। अच्छा नेक्स्ट देखिए, अब अगले मेरे पास आ गए प्लांट एंड मशीनरी। भाई इसके ऊपर अच्छी खासी वर्किंग थी, तो इसके लिए मुझे टाइम चाहिए, देंगे इसको टाइम, सॉल्व भी करेंगे, लेकिन एंड पर जाकर सबसे पहले इजी मार्क्स लेने हैं। सबसे पहले अपने आप को ना 10 क्रॉस करवाना है, कि 10 मार्क्स मैंने क्रॉस करने हैं सबसे पहले। क्लियर। अच्छा नेक्स्ट देखें, ऑफिस इक्विपमेंट, इसके ऊपर भी एक डिस्पोजल शामिल था, तो इसको थोड़ा सा होल्ड करते हैं। ओपनिंग स्टॉक, ये कहां पे यूज होगा, कॉस्ट ऑफ सेल की कैलकुलेशन में। उसके बाद डेटर्स, ओपनिंग मौजूद है, ओपनिंग की मदद से क्लोजिंग फाइंड हो सकता है। अच्छा मैं ये वर्किंग कर सकता हूं, डेटर्स की वर्किंग हो सकती है। अच्छा कैसी होगी, अच्छा इसको देखो, अब ओपनिंग डेटर्स हमारे पास कितने हैं, आपने अपने पास कैलकुलेटर उठाना है और अपने पास ओपनिंग डेटर्स 177, और इसमें अब प्रोविजन नहीं थी, अगर होती तो मैं इसकी प्रोविजन को ऐड कर देता यहां पर और ग्रॉस रिसीवेबल्स रिकॉर्ड करता, और ये बात हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट देखें, अब डेटर से रेलिवेंट आपके पास इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन नंबर 1 थी, कैसे ही था ना, क्या कहा था उसने कि कैश सेल्स मेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटिंग टू ₹375 था, क्रेडिट सेल्स वर 75% ऑफ द टोटल सेल्स। तो हमने कहा था कि 375,000 की मदद से क्रेडिट सेल्स फाइंड करनी है, और क्रेडिट सेल्स आपके रिसीवेबल्स में ऐड हो जाती हैं, डेबिट साइड पे जाती है ना, तो रिसीवेबल्स को डेबिट नेचर है, तो ऐड हो जाएंगी। ऑलराइट, तो आपने ऐड क्या करना है इसमें, ये देखें, प्लस 375,000, कितने परसेंट है ये 25%। हमने कितने परसेंट फाइंड करना है, ये हमारी क्रेडिट सेल्स आ गई। क्या आपको ये कैलकुलेशन समझ आ गई है सब बच्चों को, सब बच्चों को क्लियर है। अच्छा नेक्स्ट, कहते प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन इसके साथ अगर आप लोग देखें, हमने अपने रिसीवेबल से अमाउंट रिसीव की 1035,000, तो वो रिसीवेबल्स में से लेस हो जाएगी 1035,000, ये हमारे रिसीवेबल्स में से लेस होनी है। ये बात क्लियर हो गई। फिर मुझे याद आया डिस्काउंट अलाउड था, और डिस्काउंट अलाउड भी तो मेरे रिसीवेबल्स में से लेस होता है। अब देखो, ये वो बातें थी जो आप लोगों के माइंड में काम कर रही कि रिसीवेबल से रेलेवेंट मैंने क्या कुछ पढ़ा था। तो डिस्काउंट अलाउड की वैल्यू देखिए आपको मिली थी यहां पर अमाउंटिंग टू रुपीज, तो बताएं रिसीवेबल्स में ऐड होगा लेस होगा, अब लेस करें फिर कितना, 21,000। ऑलराइट, क्या कोई और ऐसी चीज थी जो मेरे रिसीवेबल्स के अकाउंट में जाए, सेल्स रिटर्न, और वो थी ही नहीं, ऐसे ही है ना। तो मेरे क्लोजिंग रिसीवेबल्स कितने हो गए, क्या मैंने कोई अकाउंट बनाया, क्या मैंने कोई वर्किंग की, क्या मैंने कोई रफ वर्क किया, आप भी ना कर, वेस्टेज ऑफ टाइम। ऑल राइट, वरना बस शीट शीट शीट, तो हम लोग आपसे इंप्रेस नहीं होने वाले। क्या आपने कितनी शीट्स यूज की हैं, हमें आकर ना बताएं कि सर मैंने 10 शीट्स लगा दी। ऑल राइट, आपकी अगर ग्रिप आपके कैलकुलेटर पे स्ट्रांग है ना, आप हमें बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में FAR 1 में ये टेक्निक नहीं चलती। FAR 1 के अंदर सब कुछ लिखना पड़ता है। ऑलराइट, लेकिन जहां पर हम लोग जिस मिशन के लिए बैठे हैं ना, हमने उसको जाके फुलफिल करना है। अब देखें, क्या मैं 246,000 उठाऊं और जाके रिकॉर्ड कर दूं, नहीं, इसके ऊपर प्रोविजन है। अच्छा फिर इजी सी बात यह है कि प्रोविजन के लिए भी मेरे पास सिर्फ जनरल प्रोविजन मौजूद थी, कितनी, 5%। तो क्या मेरे रिसीवेबल्स कितने परसेंट जाएंगे, तो लिखो ना मल्टीप्लाइड बाय 95% इज इक्वल टू
जाओ अपने रिसीवेबल्स के ये अमाउंट दे दो। ये देखो 2337, लेकिन अभी इसका आधा नंबर नहीं है, इसके कम से कम भी हुए तो 2 मार्क्स होंगे। ऑल राइट, ऑल राइट। अच्छा, क्या कोई मुश्किल था? करने से पहले बस मुश्किल था, लेकिन आप देखो कि जब क्लास में बैठकर इस लेवल पर इस किस्म का क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो एग्जाम में तो तुम लोगों ने पता नहीं क्या कर देना है। बस ये कॉन्फिडेंस लेके जाना कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, बस ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हमें नहीं गर्स मिस्टर ए बी सी से मेरे दाएं बाएं से हो रहे हैं या नहीं हो रहे, हमें इस बात से कोई गर्ज नहीं है। और उनकी खबर हम उस टाइम लेंगे जब अपना पेपर क्लोज कर चुके हैं। उससे पहले हमें नहीं पता हमारे दाएं में कौन है और हमारे बाएं में कौन है, और उन्हें आता है या नहीं आता। ऑल राइट, अपने पेपर पे फोकस रखना है, किसी की तरफ ना देखो। आप ऐसे समझो जैसे एग्जामिनेशन सेंटर में यू आर द ओनली वन और आपके दाएं बाएं कुछ भी नहीं। क्लियर? आपका पेपर पास हो जाए। अगर आपने ये देखा ना मेरे दाएं वाले का क्या हाल है और मेरे बाएं वाले का क्या हाल है, तो फिर आपके हाल बुरे हो जाएंगे। तो उससे पहले जब तक आपका पेपर पास ना हो जाए ना, अपने हाल पे कंट्रोल कर। राइट, ये वो बातें होती हैं जो नॉलेज से ज्यादा आपके मतलब अदर फैक्टर्स आपके पेपर को पास कराने में ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, जिनको आप इग्नोर कर रहे होते हैं। मैंने बहुत से नॉलेज वालों को पास क्या बुरी तरह से फेल होते हुए देखा है। तो अपने सिर्फ नॉलेज की बेस पे ना जाना, आपके पास आपका कॉन्फिडेंस, आपकी टेक्निक, सब कुछ होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट देखिए। अब हमें पता चल गया कि हमारे रिसीवेबल्स कितने गए। एम आई राइट? मुझे सच्ची सच्ची बताओ, क्या रेवेन्यू की वैल्यू लिखना मुश्किल है मेरे लिए? क्या लिखना है मैंने? सिंपली टोटल सेल्स माइनस कर दूंगा डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड पहले से गिवन है, और टोटल सेल्स मेरे पास कितनी आ जानी है देखें, 375,000 डिवाइडेड बाय ये कितने परसेंट है, 25 मल्टीप्लाइड बाय 100 टोटल सेल्स। ऑलराइट, ये टोटल सेल्स आ गई, माइनस कर देंगे इसमें से 21,000। क्या इसके अलावा सेल्स में कोई एडजस्टमेंट थी? चाहे लिखे ना 1,4,9,7,9,000, कोई इशू? देखें, सॉल्व हो गया। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट। क्या आपको ऐसा नहीं लगता जैसे फर्स्ट पॉइंट हम लोग अकाउंट फॉर कर चुके हैं, कुछ भी नहीं रहता इसमें से सिवाय एक प्रोविजन के, एक्सपेंस के, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं रहता। उसके बाद देखिए, अगर नेक्स्ट पॉइंट मैं क्रेडिटर्स फाइंड कर सकता हूं, कैसा नहीं है? तो क्रेडिटर्स हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, यहां से आपको कहता है जो हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट की वो इतनी है, क्रेडिट परचेजेज इतनी। यार मुझे भी क्रेडिट परचेजेज ही चाहिए, ठीक बात, ऐसे ही है ना? तो मैंने क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस उठाया यहां 75,000। उसके बाद आ गए एडजस्टमेंट नंबर 2 पर। एडजस्टमेंट नंबर 2 में उसने आपको कहा कि 641,450 आपने पे किया, तो उसकी वजह से क्रेडिटर कम होंगे ज्यादा होंगे? तो लेस कर दो बस 6। मतलब इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि प्लस वाली पहले लिखो लेस वाली बाद में लिखो, कोई ऐसा रूल नहीं है। लेस कर दो 641,450 और ऐड कर दो क्रेडिट परचेजेस, और क्रेडिट परचेजेस कितनी है, 664,950। ये क्रेडिट परचेजेस हैं आप लोगों के पास। अच्छा, इसके अलावा देखें आपके पास क्या आ रहा है, डिस्काउंट रिसीव्ड, और डिस्काउंट रिसीव्ड की वजह से आपके क्रेडिटर्स का बैलेंस कम हो जाता है, तो आप लोगों ने लेस कर देना है। और आपके पास डिस्काउंट रिसीव्ड कितना है, 13,000, लेस 13,000 इज इक्वल टू 85,500। और राइट, कहां जाके लिखेंगे, इनकम स्टेटमेंट में, बैलेंस शीट में, करंट लायबिलिटीज में 85। क्या यही अमाउंट आई थी आपके पास? ये देखो, देखो क्वेश्चन सॉल्व कैसे, जितने बॉक्सेस फिल करते जाओगे ना, और में कॉन्फिडेंस उतना हाई होता जाएगा। अब अगर आप लोग यहां पे गौर से देखें ना, तो आप लोग को कैपिटल और लायबिलिटीज के पोर्शन में से
नॉन करंट लायबिलिटीज भी लिख चुके हो, करंट लायबिलिटीज भी लिख चुके हो। अब आपके पास एसिड्स की बात करें तो कुछ नॉन करंट एसिड्स रहते हैं, कुछ करंट एसिड भी आपके पास रहते हैं, ऐसे ही है ना। लेकिन आप लोगों ने डिफिकल्ट वर्किंग सबसे एंड पे जाके करनी, अभी इजी मार्क्स गेन करनी है। अच्छा, मुझे यहां से वैसे लग रहा है, मुझे आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट भी हो सकता है यार, कॉस्ट ऑफ सेल को फाइंड करना मसला नहीं है। अब कैसे? ओपनिंग स्टॉक, यहां से मुझे मिल जाएगा ओपनिंग स्टॉक, साथ में परचेजेस। अगर परचेजेस की बात करें, ओपनिंग स्टॉक कितना है हमारे पास ये देखें, क्या कोई एडजस्टमेंट चाहिए इसे? 183,000 ऐड होती है परचेजेस। लेकिन अब परचेजेस का पता मुझे कहां से चलेगा? सेकंड पॉइंट, उसने आपसे कहा था कि आपके पास जो क्रेडिट परचेजेस है वो 664,950 है, और जो आपकी कैश परचेजेस है टोटल परचेजेस का 35% है। तो मेरे पास ये जो क्रेडिट परचेजेस है कितने परसेंट है? अच्छा, मैं टोटल परचेजेस कैसे फाइंड करूंगा? मैं ओपनिंग स्टॉक में ऐड करूंगा 664,950 डिवाइडेड बाय 65 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि मुझे टोटल परचेजेस मल्टीप्लाइड बाय 35 ना करते हैं, वो तो सिर्फ कैश परचेजेस है ना। कॉस्ट ऑफ सेल में मैंने टोटल परचेज लिखनी है, और इसमें से लेस हो जाएगा डिस्काउंट रिसीव, और डिस्काउंट रिसीव्ड कितना था? 13,000। क्या परचेज से रेलिवेंट कोई एक्सपेंस था, कोई कैरीज इनवर्ड? नो। तो हम लोग चले जाएंगे क्लोजिंग स्टॉक के पास, और क्लोजिंग स्टॉक देखें 90,000, ऐड होगा लेस होगा, क्या 90,000 में कोई एडजस्टमेंट है? तो ये आपकी कॉस्ट ऑफ सेल है, 1,103,000। चाहे इसको लिखें, ये रही 1,103,000। अच्छा, अब जब ये दोनों लिख लिए तो इसका टोटल फौरन लिख लेना, क्योंकि उसका अलग से मार्क्स हैं भाई, मुफ्त के मार्क्स हैं। तो आप लोगों ने अपने रेवेन्यू सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल लेस की, तो ये अमाउंट आपके पास आ गई और आप यहां तक पहुंच गए। अब देखिए, आपकी बैलेंस शीट भी साथ साथ प्रिपेयर हो रही है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से भी ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो चुका है। सेल से लेके ग्रॉस प्रॉफिट तक का पोर्शन ट्रेडिंग अकाउंट है। ग्रॉस प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट तक का पोर्शन प्रॉफिट और लॉस अकाउंट है। ऑलराइट, अगर कभी आपसे डिफरेंस आ जाए एमसीक्यूज में, तो मैं इस तरह समझाते समझाते ना आपसे एमसीक्यूज भी डिस्कस करता रहूंगा, तो आपने ये बातें याद रखनी है, उसे बता सकें कि ट्रेडिंग अकाउंट से मुराद होता है रेवेन्यू से लेकर ग्रॉस प्रॉफिट तक की कैलकुलेशन, और ग्रॉस प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट तक की कैलकुलेशन हमारे पास कहलाती है प्रॉफिट और लॉस। ऑलराइट, यहां तक किसी को कोई इशू? अच्छा, अब हमारे पास आपने देखा भाई क्या रह गया, मेरे पास प्लांट एंड मशीनरी ऑफिस इक्विपमेंट रहता है, बैंक एंड कैश के बैलेंसेस रहते हैं मेरे पास, कैपिटल की अमाउंट रहती है, ऐसे ही है ना। तो अब देखें एडजस्टमेंट्स में, फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गई, सेकंड एडजस्टमेंट हो गई, थर्ड एडजस्टमेंट्स मेरे पास एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस की कैलकुलेशन सबसे लास्ट में देखनी है, उससे पहले एक्सपेंसेस को हमने नहीं देखना। और एक्सपेंसेस से रेलिवेंट ये जो ऑफिस एक्सपेंसेस के हमारे पास एक्रूवल्स थे, वो हम लोग अपनी बैलेंस शीट में जाके रिकॉर्ड कर चुके हैं, ऐसा है ना। तो बस ठीक है, इट मींस दैट ये हो चुका है। फिर देखें कैश डिस्काउंट हो गए हैं, रेवेन्यू भी एडजस्ट हो गया, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी एडजस्ट हो गई, रिसीवेबल्स एंड पेबल्स भी एडजस्ट हो चुके हैं। उसके बाद अगर आप लोग देखें सिक्स एंड सेवंथ में आप लोगों के पास आ जाते हैं, फिफ्थ सिक्स एंड सेवंथ में आपके पास फिक्स एसेट से रेलिवेंट चीजें आ जाती हैं। एट्थ एडजस्ट हो चुका है, नाइन्थ भी एडजस्ट हो चुका है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने क्या कैलकुलेशंस करनी है। सबसे पहले चले जाना कैपिटल के ऊपर, मुझे ओपनिंग कैपिटल चाहिए। और आप लोगों ने एक अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी थी, क्या होती है हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन? एसिड्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस, तो बेटा अगर आपको एसिड्स और लायबिलिटीज गिवन हो तो क्या आप कैपिटल नहीं फाइंड कर सकते? तो कैपिटल की इक्वेशन क्या बनेगी आपके पास कि कैपिटल इज इक्वल टू, तो भाई क्लोजिंग कैपिटल वो तो आएगा मेरा बैलेंस शीट से ही, कि ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट्स लेस ड्राइंग्स प्लस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, क्लोजिंग वहां से आएगा, लेकिन ओपनिंग कहां से आएगा? इस डाटा में से, इस टेबल में से। ऑल राइट,
कि आपने अपने ओपनिंग तमाम एसेट्स में से अपनी ओपनिंग तमाम लायबिलिटीज को माइनस कर देना है, तो आपके पास ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। तो उसे यहां पर बताने की जरूरत नहीं थी, और ये बड़ा बेहतरीन पॉइंट था जो उसने स्किप किया था। और बहुत से बच्चों को नहीं पता होता कि हमने कैपिटल को फाइंड कैसे करना। तो जब ओपनिंग, बाकी तो तमाम बैलेंसेस गिवन है ना आपको, तो आप लोग अपने तमाम ओपनिंग एसेट्स में से अपनी तमाम ओपनिंग लायबिलिटीज को माइनस कर दो। जो बैलेंसिंग वैल्यू आएगी आपके पास वो आपका कैपिटल है। ऑलराइट। अच्छा, अब क्या करेंगे, सिंपली कैलकुलेटर उठाओ और देखें आपके पास यहां पर। अच्छा, मैं तमाम अमाउंट से ₹1000 लेने लगा हूं क्योंकि सबके साथ ना 1000 कॉमन है, तो मेरा जरा टाइम सेव हो जाएगा। देखिए हम लोग लिखेंगे 100 प्लस 610 प्लस 330 प्लस 115 प्लस 183 प्लस 177 प्लस 45। ये मेरे टोटल एसेट है। अगर इज इक्वल टू ना भी करता तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ओके, उसके बाद माइनस करना शुरू कर देता। अच्छा, ये टोटल एसेट, इन टोटल एसेट में से लेस कर दो अपनी लायबिलिटीज, ओपनिंग लायबिलिटीज 190 लेस 75 लेस 35। ऑलराइट, अब इसके मुताबिक मेरा कैपिटल ये है। लेकिन आप लोगों ने क्या, ओपनिंग ओपनिंग कैपिटल है, लेकिन आप लोगों ने अपनी एडजस्टमेंट्स भी एक मर्तबा देख लेनी है कि कहीं उसमें तो किसी किस्म की कोई ओपनिंग की बात नहीं है। तो वैसे हमारी एडजस्टमेंट के अंदर कहीं पर कोई एज सच ओपनिंग की बात नहीं थी। ऑलराइट, लेकिन आपने एक नजर उसको देखना जरूर है। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ ओपनिंग बैलेंसेस ना उसने एडजस्टमेंट में भी दिए हुए होते हैं, तो वहां पर भी जाके हमें एडजस्ट करनी पड़ती हैं वो चीजें। बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? तो हमारे मुताबिक हमारा ओपनिंग कैपिटल कितना आ गया, 1260। ऐसा ही है, ये देखो एटलीस्ट 1.5 मार्क्स होना है इसका। 1260 ओपनिंग कैपिटल की वैल्यू आ गई। कोई इशू यहां तक किसी को? अच्छा, अब देखें, अब हम लोग चलते हैं अपने नॉन करंट एसेट्स की तरफ। भाई नॉन करंट एसेट्स के लिए ना, जहां पर आपके पास नंबर ऑफ एडिशन एंड डिस्पोजल ज्यादा हो, तो वहां पर आप लोग अपना अकाउंट ही अकाउंट बना लिया करो, ताकि आपको लोगों को चीजें समझ आ सकें। अब यहां पर देखिए, मैं बनाने जा रहा हूं अपने पास मशीनरी का अकाउंट, प्लांट एंड। अब ये पहली वर्किंग है जो मैं करने जा रहा हूं, तो बेसिकली मैं आप लोगों को बातें समझाना चाह रहा हूं, इसीलिए कर रहा हूं। बाद में ये भी आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप लोगों ने अपना ओपनिंग बैलेंस यहां पे लिखा, बैलेंस ब्रॉट डाउन, प्लांट एंड मशीनरी कितना, 330,000। उसके बाद यहां से बस इतना बैलेंस मिल गया। उसके बाद आ गए इससे रेलिवेंट जो हमारे पास एडजस्टमेंट थी, वो थी एडजस्टमेंट नंबर। अब यहां पे देखें भाई, एडिशन की रिकॉर्डिंग तो बड़ी सिंपल से हो सकती है। 164,800 की एडिशन हुई थी, एम आई राइट? तो यहां पे लिखें 164 बैंक। ओके। अच्छा, फिर डिस्पोजल हुआ, तो यहां से बेटा डिस्पोजल को वैल्यू चार्ज करेंगे, साथ में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द पीरियड। अच्छा, इधर अब बात सुने बेटा, अगर आप लोगों का एसेट अकाउंट कॉस्ट पर हो, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस से क्या मुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट में जाती है। ये बात समझ आई है आपको? अगर आप लोगों का एसेट अकाउंट कॉस्ट पर हो, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट में जाता है। लेकिन अगर आप लोगों का एसेट अकाउंट डब्ल्यूडीवी पर हो, तो डब्ल्यूडीवी से क्या मुराद होता है, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन एसेट अकाउंट को चार्ज कर। अब देखो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का तो अकाउंट ही नहीं है। जब अब अकाउंट ही नहीं है तो फिर किसको दूं, जिसकी डेप्रिसिएशन है उसको दो। ऑलराइट, तो डब्ल्यूडीवी की केस में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एसेट अकाउंट को ही चार्ज होता है। अब यहां पर आपने एक तो डिस्पोजल को लिखना है, दूसरा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द पीरियड। नेक्स्ट,
और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आप लोगों ने डिस्पोजल में अगर एसिड अकाउंट डब्ल्यूडीवी पर है तो डिस्पोजल को भी डब्ल्यूडीवी चार्ज करोगे। अगर एसिड अकाउंट डब्ल्यूडीवी पर है तो डिस्पोजल को भी डिस्पोज्ड एसिड की डब्ल्यूडीवी चार्ज करोगे, लेकिन एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल उसकी डब्ल्यूडीवी, ओपनिंग नहीं, एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल जो उसकी डब्ल्यूडीवी होगी वो जाके चार्ज करोगे। अब अगर आप लोग यहां पर देखें हमारे पास एसिड की डब्ल्यूडीवी कितनी है, लेकिन बेटा ये ओपनिंग है, ये इन्हीं डिस्पोजल को चार्ज करनी एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल, इसकी डब्ल्यूडीवी क्या है वो चार्ज करनी है। अच्छा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, 54800 मल्टीप्लाइड बाय, अब देखिए प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन रेट हमारा क्या था 15%, तो मल्टीप्लाइड बाय 15%, लेकिन क्या कंप्लीट ईयर के लिए 6/12। तो देखिए इस साल इसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना आ रहा है, इन 6 मंथ का डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस का कितना आ रहा है जी, 4110। और अब इसकी क्लोजिंग मतलब एट द डेट ऑफ डिस्पोजल डब्ल्यूडीवी क्या बन जाएगी 54800, लेस कर देंगे ये वाला डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 50690, ये डिस्पोजल को चार्ज करते हैं। क्या आपको ये बात समझ आ गई है, डिस्पोजल करते हुए अगर एसिड अकाउंट डब्ल्यूडीवी के ऊपर है तो डिस्पोज्ड एसिड की डब्ल्यूडीवी डिस्पोजल अकाउंट को चार्ज करना। ऑलराइट, अच्छा बेटा इसके ऊपर अब प्रॉफिट और लॉस हमें कैलकुलेट करना पड़ता है डिस्पोजल अकाउंट में जाकर, लेकिन अब हमें जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने हमें यहां पर खुद ही बता दिया कि इस एसिड को डिस्पोज करने पर हमें लॉस हो गया 15,000। ऑलराइट, तो मैंने मेरी सेल प्रोसीड्स कितनी होंगी, बैलेंसिंग वैल्यू, मेरे पास मेरा एक एसिड 50,690 रुपीज का है और इसके डिस्पोजल पर मुझे 15,000 का लॉस हो गया, तो मेरे पास सेल प्रोसीड्स कितनी आई, माइनस कर दो इसमें से, तो मैंने 35,690 में जाकर उसको डिस्पोज किया। ऑलराइट, ये वैसे बैलेंसिंग वैल्यू थी, ये बाद में हमारे काम आएगी, मैंने आपको कैलकुलेट करने का सिर्फ मेथड बता दिया। इन केस अगर वो यहां पर हमें ये बता देता कि आपको 15,000 का गेन हुआ है तो आप इसमें जाकर ऐड कर देते, फिर मैंने वो 65,690 में जाके डिस्पोज किया हुआ था। ये बात क्लियर हो गई सब बच्चों को। अच्छा अब देखें, आपने एडिशन भी रिकॉर्ड कर दी, आप लोगों ने डिस्पोजल भी रिकॉर्ड कर दी, अब क्लोजिंग बैलेंस की तरफ जाना है आपने, और उसमें एक रुकावट है, वो क्या, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द पीरियड। अब चलते हैं कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द पीरियड को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो उसका मेथड होता है कि आपने सबसे पहले अपने पास उठाना है ओपनिंग बैलेंस। अब ओपनिंग बैलेंस आपके पास कितना था 330,000, इसके ऊपर डायरेक्ट डेप्रिसिएशन रेट नहीं अप्लाई करना। अब इससे दो बातें पूछनी है, क्या आपने ड्यूरिंग द ईयर कोई डिस्पोजल है, तो उसने कहा यस, तो आपने इसमें से वो डिस्पोजल निकाल दिया। अब मुझे ये बताएं कि ये 330,000 कौन सी डेट का बैलेंस है, ओपनिंग, तो डिस्पोजल की भी ओपनिंग वैल्यू माइनस कर, एट द डेट ऑफ डिस्पोजल नहीं, डिस्पोजल की भी ओपनिंग वैल्यू माइनस करना। और ओपनिंग कितनी थी हमारे पास 54800, इसने पूछा ओपनिंग ने माइनस क्यों कर रहे हो, हमने कहा आपने डेप्रिशिएट होना है पूरे साल के लिए, जबकि डिस्पोजल ने डेप्रिशिएट होना है जस्ट फॉर 6 मंथ, इसलिए इसको अलग कर देंगे। ऑलराइट, फिर दूसरा क्वेश्चन इससे पूछना कि क्या आपके पास कोई ऐसा एसेट है जो फुली डेप्रिशिएटेड हो या ड्यूरिंग द ईयर अपनी लाइफ कंप्लीट करने वाला हो, क्या हमें कोई ऐसा डाटा मिला, तो उसने कहा नहीं ऐसा कोई नहीं है, तो जो भी आपके पास बैलेंस आ जाए इसके ऊपर डेप्रिसिएशन रेट अप्लाई कर देना।
इज इक्वल टू 4280। ये बात क्लियर हो गई। और फिर जो आपने वैल्यू माइनस की थी ओपनिंग में से, उसको अलग से बुलाना। ये देखो, ये हमने बुलाया हुआ है। और इसके ऊपर डेप्रिसिएशन रेट चार्ज करना जस्ट फॉर 6 मंथ। 6 मंथ कैसे? फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द ईयर टू द डेट ऑफ डिस्पोजल। तो 1 जनवरी से लेकर 1 जुलाई तक हमारे पास 6 मंथ है, तो इसीलिए 6 मंथ है। ये बात क्लियर हो गई। और इसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना आ गया? ये भी ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। फिर आपने सोचना है क्या ड्यूरिंग द ईयर कोई एडिशन है? आंसर मिला यस, एडिशन है 164,800। तो जो आपने एडिशन ली 164,800, मल्टीप्लाइड बाय एंड मल्टीप्लाइड बाय, इसके ऊपर भी टाइम फ्रैक्शन लगाना है। कौन सा? फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टू द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। तो हमारे पास डेट ऑफ परचेज क्या थी? 1 अक्टूबर। अक्टूबर कंप्लीट, नवंबर, दिसंबर, जस्ट फॉर 3 मंथ्स। तो 3/12 इज इक्वल टू 6180। अब इन तीनों को ऐड कर लें, 51570। ये चला जाएगा इधर, बैलेंस कैरी डाउन। डेबिट को ऐड करें और लेस कर दें क्रेडिट्स। 330,000 प्लस 164,800 लेस 50,690 लेस 51,570 एंड आंसर इज 392,540। किस चीज का आंसर है ये? क्या यही था? 392,540। ऑलराइट, एनी इशू? अच्छा, अब देखें, अगर हमारे पास रहता है ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट एज सच कोई मुश्किल नहीं है अब आप लोगों के लिए। तो देखिए, ऑफिस इक्विपमेंट का ओपनिंग कितना था हमारे पास? 115,000। किसी किस्म की कोई एडिशन नहीं हुई। और इस चीज का पता चला था हमें पॉइंट नंबर 6 से। हाँ, एक डिस्पोजल हुआ था, लेकिन डिस्पोजल एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर और अपनी WDV के ऊपर। मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, नो पेन नो गेन। 20,000 रुपए का एसिड था, 20,000 रुपए में ही सेल कर दिया हम लोग। ऑलराइट, बुक वैल्यू भी ओपनिंग यही थी। एट द डेट ऑफ डिस्पोजल भी बुक वैल्यू यही है। प्रीवियस थोड़ा सा मुश्किल था कि एट द डेट ऑफ डिस्पोजल मैंने बुक वैल्यू पहले फाइंड करनी थी, लेकिन जहां पर बुक वैल्यू डेट ऑफ डिस्पोजल की ही गिवन है, सिंपली जाकर यहां से लेस कर देना है। डिस्पोजल 20,000। अब हमारे पास आएगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर। अच्छा, इसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैसे आएगा? बहुत सिंपल सा है ये तो। 115,000 मल्टीप्लाइड बाय, अब देखिए इक्विपमेंट के ऊपर कितने परसेंट डेप्रिसिएशन हम लोग चार्ज कर रहे हैं? 20% इक्विपमेंट के ऊपर। अच्छा, इसमें से भी सेम क्वेश्चन, क्या आपके पास कोई डिस्पोजल है ड्यूरिंग द ईयर? उसने कहा यस, उसको बाहर निकाल दो। ओपनिंग WDV भी इसकी यही है, तो 20,000 इसमें से लेस किया और मल्टीप्लाई कर दिया 20%। अब देखें ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपके पास कितना आया जी? 19। अच्छा, अब देखें, अब 20,000 के ऊपर अलग से डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी, क्योंकि टाइम पीरियड 0 है। 1 जनवरी को ही डिस्पोज हो गया था, ड्यूरिंग द ईयर यूटिलाइज ही नहीं हुआ, तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं आनी। अगर ये सपोज के 1 फेब भी होता ना, तो 1 मंथ के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज करता अलग से, और एडिशन कोई है नहीं, तो आप लोगों ने सिंपली ये 19,000 यहां पे रिकॉर्ड कर दिया।
और आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 76। और ये देखें, ये आ गया 76,000। अब क्या आपके नॉन करंट एसेट कंप्लीट हो गए? जैसे ही ये कंप्लीट हो आपने इनका टोटल लिख लेना है। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब रहते हैं आपके पास करंट एसेट्स में दो चीजें लिख चुके थे आप, अब रहते हैं बैंक एंड कैश। तो क्या मैं यहां से उठाऊं बैंक का बैलेंस 45,000 और जाके लिख दूं? तो ऐसा नहीं है, ये ओपनिंग है और मैंने क्लोजिंग लिखना है। अब हम क्या करें इसके लिए? वैसे तो अलग से अकाउंट बनता है, हम अकाउंट नहीं बनाएंगे। हम लोग अपना कैलकुलेटर उठाएंगे और ओपनिंग 45,000 रिकॉर्ड कर कि मेरे पास बैंक बैलेंस में ओपनिंग 45,000 है। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, नेक्स्ट देखो, फर्स्ट एडजस्टमेंट्स। कहीं पर अगर आपका क्वेश्चन साइलेंट हो तो वो ट्रांजैक्शन आप लोगों के पास थ्रू बैंकिंग चैनल हो, ये बात याद रखना। अगर वो कैश का वर्ड यूज कर ले तो फिर कैश से हो। अब यहां पर अगर आप लोग देखें तो कहता है कैश सेल्स की हम लोगों ने अमाउंटिंग टू ₹375,000। तो कैश सेल्स की जनरल एंट्री क्या होती रहती है? कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। तो ये तो कैश अकाउंट में जाएगा। अच्छा देखो, ओपनिंग कैश नहीं था, अगर नीचे यहां पर वो कैश एंड बैंक बैलेंस लिख लेता ना तो फिर मेरे लिए मसले वाली कोई बात नहीं थी। उसने बैंक और कैश अलग अलग से पूछा है, तो मैं अब इस कैश सेल्स को कैश में ही लेकर जाऊंगा। ऑल राइट, उसके लिए फिर मुझे अलग से वर्किंग करनी पड़ेगी। अब बी के लिए जो मैं वर्किंग कर रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ अपने बैंक अकाउंट के लिए। तो मैं बैंकिंग चैनल के थ्रू जो भी ट्रांजैक्शन होगी मैं उसको जाके देखूंगा। अब देखें नेक्स्ट हमारे पास, इसको कैश के अकाउंट में हम लोग लेकर जाएंगे। ये हमारे पास कैश के अकाउंट में जाएगा। कहता है क्रेडिट सेल्स, अच्छा इसको तो रहने दें। अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स इज रुपीज दिस। अच्छा ये भी कैश बैंक से ताल्लुक रखता है हमारे पास। फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हैज टू बी, ये नहीं आएगा हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास पेमेंट्स मेड टू क्रेडिटर्स अमाउंटिंग टू रुपीज। अच्छा ये भी हमारे पास आएगा पेमेंट वाली साइड पर। क्रेडिट परचेजेस है, टोटल परचेजेस का 35% हमारे पास कैश परचेजेस है। तो देखिए कैश परचेजेस हमारे पास कितनी हो जाएंगी, इस अमाउंट को अब यहाँ पे पहले फाइंड करना पड़ेगा। 664,950 डिवाइडेड बाय, ये क्रेडिट परचेजेस थी हमारे पास 65 एंड मल्टीप्लाइड बाय 35,8050। ये मेरे पास आ गई मेरी कैश परचेजेस। अच्छा उसके बाद हमारे पास आ गया एफटी पेड अगेंस्ट 38,000, 30,000 एंड 45,000, ये उसने पेमेंट कर दी। फिर कैश डिस्काउंट्स वगैरह आपके कैश एंड बैंक अकाउंट में नहीं जाते। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ओल्ड मशीनरी जो हम लोगों ने सेल की, तो हमें सेल प्रोसीड्स मिली। अब सेल प्रोसीड्स कितनी मिली क्वेश्चन में कहीं नहीं बताया गया था। तो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने एट द डेट ऑफ डिस्पोजल उसकी WDV देखी। एट द डेट ऑफ डिस्पोजल उसकी WDV क्या थी? 50,690। इस पर 15,000 का लॉस था, तो हमें यहां से कितनी अमाउंट रिकवर हुई? 35,690। ऑल राइट, ये अमाउंट रिकवर की और ये वाली अमाउंट हम लोगों ने जाकर पे कर दी। तो ये कैश के आउटफ्लो के तौर पर जाके रिकॉर्ड होगी। फिर यहां पर देखें बुक वैल्यू पर सेल किया तो ये 20,000 भी हमें मिल गया। फिर नेक्स्ट देखें आप लोग, डेप्रिसिएशन का कुछ नहीं आना इसमें। इंटरेस्ट पे किया और साथ में प्रिंसिपल अमाउंट 25,000 पे की। तो इंटरेस्ट हम लोगों ने कितना पे किया? 190,000 का 10%, 19,000 हम लोगों ने इंटरेस्ट पे किया। क्लियर हो गई ये बात? नेक्स्ट हमारे पास क्लोजिंग एंड क्रेडिटर्स। अब देखें उसने कैश का अलग से बैलेंस का, तो कैश के लिए एज सच कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी और जितने भी मेरे एक्सपेंसिव या पेमेंट थी कहीं पे नहीं लिखा हुआ था कि मैंने बैंकिंग चैनल के थ्रू पे किया। तो हम लोग सिंपल सिर्फ ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो मेरी कैश सेल्स हैं वो कैश में चली जाएंगी। मेरी कैश सेल्स कितनी थी यहां से? क्रेडिट सेल 75%, कैश सेल 375,000, ये मेरी कैश सेल्स थी। तो मेरी
कैश परचेजेस कितनी थी? 358050। ये मेरी कैश परचेजेस थी। तो मेरे पास बाकी बैलेंस 16950। यहाँ पे कितना आ रहा है? सिर्फ कैश सेल्स लेस कैश परचेज, बस। अगर कैश का अलग से बैलेंस पूछ रहा है, क्योंकि बाकी मैंने पहले क्वेश्चन को इसीलिए देखा कि किसी एक्सपेंसेस के साथ अगर वो कह देता ना पेड बाय चेक थ्रू बैंकिंग चैनल, तो वो तो हमें पता चल जाता कि ये बैंक से हो रही है ट्रांजेक्शन। अदरवाइज अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, ओपनिंग था मेरे पास सिर्फ बैंक अकाउंट, कैश था ही नहीं, तो इसका मतलब ये होता है कि बिजनेस अपने तमाम तर जो एक्सपेंसेस वगैरह अपने जो डेटर्स से अमाउंट रिसीव करता है या क्रेडिटर्स को पे करता है या कोई एक्सपेंसेस करता है थ्रू बैंकिंग चैनल करता है। हाँ, ये जो कुछ कैश सेल्स और कैश परचेजेज हुई हैं, ये सिर्फ कैश की फॉर्म में है। तो कैश सेल्स में से कैश परचेजेज लेस की हमें ये हमारा बैलेंस मिल गया कि हमारे पास कैश की ये अमाउंट मौजूद है। अब चलते हैं बैंकिंग चैनल की तरफ। तो ये बहुत सिंपल सा है। बैंकिंग चैनल में ओपनिंग बैलेंस आपके पास आ गया 45,000। अब इसमें से देखें एडजस्टमेंट। पहली एडजस्टमेंट में बैंक से रेलिवेंट कोई चीज, डेटर से अमाउंट रिसीव कर ली 1035,000, ऐड करेंगे। ये बात क्लियर हो गई। लेकिन ये कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करनी है, आपकी थोड़ी सी मिस्टेक आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा और सारी मेहनत जाए हो जानी है। अब यहां पर हमने ये अमाउंट रिकॉर्ड कर दी, क्या इसके अलावा कोई और अमाउंट आएगी? अब आ जाओ पेमेंट्स की तरफ। तो हम लोगों ने क्रेडिटर्स को पे कितना किया? 641,450 लेस कर देंगे 641,450। ऐसे ही है ना? अच्छा अच्छा, इसके बाद देखें, ये हम लोगों ने एक्सपेंसेस पे किए 38,000 लेस 30,000 लेस 45,000। जी नेक्स्ट, कैश डिस्काउंट्स नहीं, और यहां पर अमाउंट रिसीव की 35690 प्लस 35690 और लेस करेंगे जो न्यू एसिड हम लोगों ने परचेज किया 164,800। नेक्स्ट, इक्विपमेंट सेल किया बुक वैल्यू पर, तो कैश आया हमारे पास, ऐड करेंगे 20,000। डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट प्लस 9 लेस करेंगे 19,000 इंटरेस्ट, लेस करेंगे प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ लोन 25,000 एंड द बैलेंसिंग अमाउंट इज 172,440। ये जाके रिकॉर्ड कर दी 172,440, ये हमारे बैंक का बैलेंस। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब यहां तक जैसे ही पहुंचे पता चल गया मेरे करंट एसेट के बॉक्सेस कंप्लीट हो चुके हैं। टोटल हो सकता है, आपने इसका टोटल कर दिया। अब इन दोनों के टोटल्स को ऐड किया तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई? 163063। जहां तक किसी स्टूडेंट को कोई इशू, यहां पर आप लोगों की मेहनत खत्म हो जाती है और उसके बाद आ जाती है आपकी स्मार्ट वर्किंग और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आप लोगों ने एसिड्स के ऊपर सही फोकस करना है कि आपके एसिड कंप्लीट हो सके। भाई बैलेंस शीट को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले एसिड को कंप्लीट करो। और अगर आप लोग देखो तो अभी तक मैंने अपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को कंप्लीट नहीं किया, मैं सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट तक मौजूद। अब आपने क्या करना है, आपने एसिड्स का टोटल लिख लिया, जो एसिड का टोटल आया वही टोटल उठाकर आपने कैपिटल एंड लायबिलिटीज का टोटल बना दें। तो ये तो इश्यू ही खत्म हो गया ना कि मेरी तो बैलेंस शीट इक्वल नहीं हुई। ऐसा ही है ना? अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है, देखो, क्या आपको लगता है कि आपकी नॉन करंट लायबिलिटी में किसी किस्म का कोई इशू है? क्या आपको लगता है आपकी करंट लायबिलिटीज में कोई इशू है? तो आप लोगों ने अपनी इस टोटल में से अपनी नॉन करंट लायबिलिटीज और अपनी करंट लायबिलिटीज को लेस कर देना है। करंट लायबिलिटीज का आपने टोटल किया हुआ है यहां पर। अब आपने क्या करना है, जी टोटल उठाया 1630630 लेस कर देना है इसमें से 113,500। ये जब इक्वल टू के दूसरी साइड पे जाएंगे तो लेस हो जाएंगे।
ओके, अच्छा, और इसमें से लेस कर देनी है अपनी नॉन करंट लायबिलिटीज, और आपने बैलेंसिंग वैल्यू के तौर पर अपना क्लोजिंग कैपिटल फाइंड कर लेना, रिवर्स कैलकुलेशन। ऑलराइट, जैसे ही आप ये फाइंड कर लो, आपके पास ओपनिंग कैपिटल मौजूद है। अब जहां पे ड्राइंग्स नहीं थी, होती तो क्वेश्चन में गिवन होती, हम नीचे लेस कर चुके होते हैं उनको। अब आपने क्या करना है, अपने इस कैपिटल में से, क्लोजिंग कैपिटल में से अपना ओपनिंग कैपिटल लेस कर दो, 1260,000। बैलेंसिंग वैल्यू आपके पास अगर पॉजिटिव है तो प्रॉफिट, नेगेटिव है तो लॉस, यहां से उठाओ और दे दो अपनी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट और लॉस काउंट को, और यहां से जाके एक्सपेंसेस की बैलेंसिंग वैल्यू, ये आपके पास प्रॉफिट। और इसमें से देखो, ये वैल्यू, हमने ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब आप इसको यूं भी कर सकते हैं कि ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा बताओ, ग्रॉस प्रॉफिट तक आपको लगता है कि आपने गलत कैलकुलेशन की हुई है? तो इतना कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए ना। 376,000 लेस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट 92130, और ये आ गए आपके पास आपके एक्सपेंसेस 283870। ये लिखो एंड मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप लोग देखो, मैंने एक्सपेंसेस में से एक भी चीज नहीं कैलकुलेट की, और मेरा क्वेश्चन सारा ठीक है, 20 मार्क्स आपके हैं। अगर आप लोग चले जाते हो ना एक्सपेंसेस की कैलकुलेशंस के ऊपर, आप लोग अपना टाइम वेस्ट करोगे। एक छोटी सी आपकी मिस्टेक, आपका प्रॉफिट गलत, बैलेंस शीट कभी नहीं इक्वल होती। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आपने अपनी एफर्ट्स को पुट कहाँ पे करना है। तो आप लोगों ने अपनी सारी एफर्ट्स एसेट्स की कैलकुलेशन पे करनी है। क्या आपके एसेट्स कंप्लीट, आपका पूरा फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप कि आज के रिवीजन सेशन से आपको काफी बेनिफिट हुआ होगा, और आप लोगों को एक आइडिया हो गया कि हम लोग अपना इस रिवीजन सेशन को किस तरह से आगे लेके चलने वाले हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिन इससे ज्यादा मुफीद होंगे आप लोगों के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।